हेलो बैंकर्स और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 9 बज रहे हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए एक बहुत ही खास सेशन लेकर हाजिर हूं और ये क्लास है आपके केस स्टडी बेस्ड सीआईबी एबीएफएम पेपर 3 जो कि आपका 13 जून को शेड्यूल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज के दिन हम लाए हैं मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन पर बेस्ड एक केस स्टडी जो कि स्टार्टअप पर आधारित है। स्टार्टअप बेनिफिट्स क्या है, स्टार्टअप गाइडलाइंस क्या है, इनसे जुड़ी हुई ये जानकारी है। और इन सेशंस को देखकर आप वन बाय वन करके अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मॉड्यूल डी के यूनिट वाइज के स्टडीज कर रहे हैं, तो सेशंस को जरूर देखा करिए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 21 है आज। इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन मॉड्यूल डी है, केस स्टडी जो कि स्टार्टअप पर आधारित है और वो आपके सामने है। अ ग्रुप ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स इनकॉर्पोरेटेड एग्रोटेक इनोवेटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो आमतौर पर यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं उन्हीं के द्वारा स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं। तो ऐसे ही एक ग्रुप है जिसके द्वारा एग्रोटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक स्टार्टअप की शुरुआत की गई है। एग्रोटेक इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के स्टार्टअप की शुरुआत की गई है 2024 में टू डेवलप एआई बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन। और ये जो एग्रोटेक कंपनी है ये एआई बेस्ड क्रॉप यील्डिंग पर प्रिडिक्शंस करती है। मतलब एआई के आधार पर क्या फसल होगी और मौसम की जानकारी और क्या चीजें हैं, मौसम किस तरह से बदल सकता है, कितनी फसल हो सकती है, क्या हमें उपाय करने चाहिए, इन सब चीजों पर जानकारी देती है किसानों को। आजकल बहुत तेजी से एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और केवल ऐसा नहीं कि एआई इसी एक सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स में पांव पसार चुका है और ये बोल सकते हैं कि आजकल के बिजनेस की एक नीड हो चुकी है। अब देखिए, ये जो कंपनी है इस कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर। तो मैं यहाँ पर आपको नई जानकारी भी देते जाता हूँ। नई गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर या पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रजिस्टर्ड है वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हो सकती है। यानी कि स्टार्टअप होने के लिए ये 3 टाइप की कंपनियां एलिजिबल है: प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और या फिर आप बोल सकते हैं इसे पार्टनरशिप। इसका जो टर्नओवर है 45 करोड़ रहा है 2025 में। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में टर्नओवर कितना रहा है? 45 करोड़ रुपए। कोई भी स्टार्टअप स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज तब होती है जब वो पिछले 10 वर्षों में, यानी जब से उसकी स्थापना हुई है, जितने भी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर बीते हैं उन फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस ना किया हो। उसके एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन को 10 साल से ज्यादा समय ना हुआ। ये सब कंडीशंस है, याद रखिएगा। इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, ये इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो स्टार्टअप्स का मतलब ये है कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इस क्षेत्र में उसका पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, अप्लाइज फॉर रिकॉग्निशन अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। सीड्स फंडिंग अंडर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इसके हम याद रखेगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये आमतौर पर भारत सरकार के द्वारा देश में जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई है। इस कंपनी के द्वारा इस फंड स्कीम के लिए भी अप्लाई किया गया है। हैज नॉट येट कंप्लीटेड 10 years, अभी तक इसने 10 वर्ष पूरे नहीं किए। ये भी क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा हो रहा है। ठीक है, सिंस इनकॉर्पोरेशन, अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इट इज नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, किसी बड़े बिजनेस का कोई सब्सिडरी नहीं है, किसी पुराने बिजनेस से रिस्ट्रक्चर होकर बनी हुई कंपनी नहीं है, तो किसी भी कंपनी से स्प्लिट होकर नहीं बनी है, यानी कि एकदम नया रूप है, नई कंपनी है। तो ये सारे क्राइटेरिया एक स्टार्टअप के लिए होते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्टअप कंपनियां होती क्या हैं, आपको ये बातें यहां से समझ आ रही हैं कि एक कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में, पार्टनरशिप फर्म के तौर पर या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के तौर पर स्टैब्लिश हुई है, उसके इनकॉर्पोरेशन को 10 वर्ष से ज्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस ना किया हो, साथ ही साथ में वो इनोवेशन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, प्रोडक्टिव क्षेत्र में काम कर रही हो। इसके अलावा एक और खास बात, किसी पुरानी बड़ी एग्जिस्टिंग कंपनी की सब्सिडरी नहीं हो, ना ही किसी पुरानी कंपनी से स्प्लिट होकर या रीस्ट्रक्चर होकर बनी हुई हो। These are the very important conditions to be a startup recognized as a startup by DPIIT। ठीक है, तो अब सवालों
की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सवालों से पहले कुछ और बातें। द स्टार्टअप अप्लाइज फॉर डीपीआईटी रिकॉग्निशन। ये जो स्टार्टअप है एग्रोटेक इनोवेटर, इसने डीपीआईटी रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर रखा है, सीड फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर रखा है और टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए भी अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ये सब आमतौर पर जब स्टार्टअप है और जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं वो लेनी चाहिए, तो स्टार्टअप ने अप्लाई कर रखा है इसके लिए। अब बात करते हैं हम लोग, पहला सवाल आपके सामने है, एलिजिबिलिटी फॉर स्टार्टअप रिकॉग्निशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर स्टार्टअप रिकॉग्निशन, सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेक्स एग्रोटेक एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन। वो कौन सी कंडीशन नीचे चार ऑप्शंस में से जो कि एग्रोटेक इनोवेटर को स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए एलिजिबल कंडीशन है। इसका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है, सही बात है। इनकॉर्पोरेशन विद इन लास्ट ईयर 20 ईयर्स, देखिए 20 ईयर्स नहीं, ये क्या होना चाहिए, है ना, 10 वर्ष से ज्यादा समय ना हुआ हो, तो ये तो गलत है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया बी। ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलाउड, यहां पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मस्ट बी लिस्टेड कंपनी, नई कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन। तो टर्नओवर है वो लेस देन 100 करोड़ है, ये एलिजिबल कंडीशन है एग्रोटेक इनोवेटर के लिए, एलिजिबल कंडीशन है स्टार्टअप होने के लिए। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने साथियों, दूसरा सवाल है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड फंड स्कीम इज। सीड फंड स्कीम आमतौर पर किसी भी नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, किसी भी स्टार्टअप फर्म की बात करें, उसके लिए मार्केट में उतरने के लिए, मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए आमतौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोवाइड लोन्स फॉर एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन के लिए सीड फंड नहीं मिलता है, एक्सपेंशन के लिए सीड फंड नहीं मिलता है, कई बार ये मेज़ानाइन फाइनेंस की कैटेगरी में आ जाता है, पहला ऑप्शन गलत है। सपोर्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, देखिए किसी भी कंपनी, किसी भी स्टार्टअप की बात करते हैं तो सबसे पहले आइडिया जनरेशन, नया आइडिया है, उस नए आइडिया को हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू या फिर उसे हम प्रूफ करना चाहते हैं, इसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। उसका प्रोटोटाइप तैयार करना चाहते हैं, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ट्रायल्स करना चाहते हैं। तो आमतौर पर जो सीड फंड होता है वो इन्हीं के लिए होता है। फंड ओनली प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स, सीड फंड केवल बोला जा रहा है केवल प्रॉफिटेबल स्टार्टअप को ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। प्रोवाइड आईपीओ फंडिंग नहीं, ये आईपीओ फंडिंग की जब बात की जाती है कई बार इसे हम ब्रिज फंडिंग का नाम देते हैं, हाँ ठीक है। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, मैक्सिमम पीरियड फॉर स्टार्टअप स्टेटस। आमतौर पर कोई भी स्टार्टअप को स्टैब्लिश हुए या इनकॉर्पोरेशन हुए कितने समय हो जाए तब वो स्टार्टअप कहलाती है, हम बात कर चुके, 10 वर्ष वाला क्राइटेरिया है। एग्रोटेक विल लूज स्टार्टअप स्टेटस, एग्रोटेक कंपनी जो है अगर इसे स्टार्टअप का दर्जा मिल जाता है, ये अपना स्टार्टअप का दर्जा कब लूज कर देगी, तो इट विल लूज एन स्टार्टअप स्टेटस आफ्टर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष के बाद वो अपना स्टार्टअप का दर्जा लूज कर देगी, क्योंकि स्टार्टअप के साथ ये कंडीशन है कि इनकॉर्पोरेशन को 10 वर्ष से ज्यादा समय ना हुआ हो। तीसरा सवाल था पिछला, हाँ चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग साथियों। द एग्जिट राउट प्लान्ड बाय द पी, नहीं क्वेश्चन गलत आ गया है यहाँ पर, द बेनिफिट अंडर स्टार्टअप, द बेनिफिट टैक्स बेनिफिट अंडर स्टार्टअप स्कीम। अब स्टार्टअप जो हैं उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस भी मिलते हैं, इंस्पेक्शन से छूट मिलती है जब वो अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क के लिए, ठीक है, जब वो अप्लाई करते हैं कॉपीराइट्स के लिए, तो इस पे भी अच्छा खासा उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो एलिजिबल स्टार्टअप्स कैन क्लेम टैक्स हॉलिडे अंडर विच सेक्शन, बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं उनको कौन सा वो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जिसके तहत उन्हें टैक्स हॉलिडे मिलता है। टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं। 80C के तहत तो बिल्कुल भी नहीं, 80JJAA। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कंपनीज जब एम्प्लॉयज हायर करती हैं तो उसमें जो खर्चा होता है उसमें 80JJAA में रिलैक्सेशन मिलता है, बट यहाँ पर हम स्पेशली स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। तो 81IC है ना, 80IC, तो ये वो सेक्शन है जिसके तहत टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। इसके तहत न्यू टैक्स रिजिम में, याद रखिएगा, इसके तहत
न्यू टैक्स रिजीम जो होती है, न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है जी, न्यू एम्प्लॉयमेंट जो, न्यू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइज हायरिंग के केस में, न्यू एम्प्लॉइज हायरिंग के केस में यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है जब न्यू टैक्स रिजीम की बात की जाती है। तो आंसर वैसे क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों है, क्या है इसमें बेनिफिट, ये समझ लेते हैं। सेक्शन 81 आईसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, 1961 provides eligible DPIIT recognized startup 100% टैक्स एग्जम्पशन। इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत बताया गया है कि स्टार्टअप को 100% का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 3 वित्तीय वर्ष में लगातार, 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स आउट ऑफ देयर फर्स्ट 10 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो शुरुआती 10 वर्ष होते हैं स्टार्टअप के इनकॉर्पोरेशन के, उसमें शुरुआती बोलते हैं 3 वर्षों में कंसेक्यूटिव 3 इयर्स होते हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, वो भी 100% का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। दिस टैक्स हॉलिडे सपोर्ट्स अर्ली स्टेज ग्रोथ, इंप्रूव्स कैश फ्लो फॉर रीइन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट्स इनोवेशन। अगला सवाल, पांचवा सवाल आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन। सीड फंड यूजेज रिस्ट्रिक्शन। आमतौर पर सीड फंड किस लिए मिलता है, प्रूफ ऑफ टेस्टिंग के लिए मिलता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए मिलता है, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप के लिए मिलता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए मिलता है, इन्हीं सब चीजों को शुरुआती इस फेज के लिए मिलता है सीड फंड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीड फंड यूजेस रिस्ट्रिक्शन, सीड फंड का इस्तेमाल कहां नहीं किया जा सकता है। सीड फंडिंग अंडर SISFS, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम कैन नॉट बी यूज फॉर। तो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एंट्री, लैंड परचेज फॉर फैक्ट्री, देखिए लैंड परचेज फॉर फैक्ट्री इसके लिए नहीं मिलता है। फंडिंग लिमिट अंडर सीड फंड क्या है, फंडिंग लिमिट अंडर सीड फंड ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 लाख हो सकती है। इसमें अप टू 20 लाख, अप टू 20 लाख ये ग्रांट होता है, ग्रांट होता है, प्लस 50 लाख तक, अप टू 50 लाख तक ये अप टू है, ये डेट और कन्वर्टेबल फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो 50 लाख आंसर यहां पर एकदम परफेक्ट है। सातवां सवाल है, द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टार्टअप मस्ट नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब जो भी स्टार्टअप है वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस से स्प्लिट होकर ना बना हो, सही बात है। LLP, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स आर नॉट एलिजिबल, और हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइवेट फर्म जो होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLPs एंड पार्टनरशिप फर्म्स एलिजिबल होती हैं स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए। इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, LLPs आर नॉट एलिजिबल, बी ऑप्शन गलत हो गया। स्टार्टअप सर्विस सेक्टर में हो सकती है, इनोवेशन इज मैंडेटरी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जो गलत ऑप्शन है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं आपके CRB एग्जाम की। CRB एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और इस पूरे सिलेबस को फटाफट पढ़ना चाहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करना चाहते हैं, वो भी टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे फास्ट ट्रैक बैच के साथ। ये फास्ट ट्रैक बैच आपके जून 2026 में शेड्यूल, यानी कि 31 मई से शुरू पेपर शेड्यूल CRB एग्जाम के लिए पूरी तरह से एकदम परफेक्ट बैच है। रेगुलर प्लान आपके लिए 2499 एंड प्रो प्लान 3999 में उपलब्ध है। अगली बात, CRB क्रैश कोर्स प्लस MCQ प्लस केस स्टडी एकदम जबरदस्त बैच है आपकी जून एग्जाम के लिए। बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिल जा रहा है, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस MCQ प्लस केस स्टडी, यू विल गेट एवरीथिंग। 2599 में उपलब्ध है रेगुलर प्लान एंड प्रो प्लान 4099 में। अगली बात, CRB MCQ बैच ये अभी रन हो रहा है, फाउंडेशन बैच के बाद शुरू किया गया था। इसमें आपने अगर फाउंडेशन बैच पढ़ा हुआ तो सारा MCQ और केस स्टडी आपको देखने को मिलता है, मात्र 2499 में उपलब्ध है। 3999 में प्रो प्लान है आपके लिए। और महापैक की बात करें जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें आपको इलेक्टिव बैच के साथ साथ में, इलेक्टिव पेपर के साथ साथ में चारों मेन पेपर्स और 20 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्विजेस, 24 into डाउट सॉल्यूशन, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। 6 मंथ 3499, 12 मंथ 4999 एंड 24 मंथ 6999 में उपलब्ध है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ अपना आपको जोड़ लीजिए, जय_क्या भाई भास्कर सर।
इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज आसानी से क्लियर कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।